तो ये लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। ये चैप्टर नंबर 1 जो हम एकाधिकार कर रहे थे, मोनोपोली, ठीक है, ये लगभग खत्म ही हो चुका है। ठीक है, लास्ट पार्ट है इसका ये। देन इसका हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे स्टार्ट। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने लास्ट में जो क्लास हमारी लास्ट क्लास थी, यानी पार्ट नंबर 4 था, उसमें हमने लर्नर के बारे में पढ़ा था, नहीं अब्बा लर्नर के बारे में ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसी से हम वहीं से आगे कर रहे हैं इसको स्टार्ट। लर्नर सूचकांक जो हमारा एल था, जो मैंने बताया था आपको लास्ट पार्ट में, ठीक है, का एक के निकटतम होने पर, यानी जब आपका एल की जो वैल्यू है वो एक के निकटतम होती है तो एकाधिकारी शक्ति उस टाइम पे बढ़ती है। याद रखना, क्या हो रही है? एकाधिकारी शक्ति बढ़ती है जब वो एक के निकटतम होती है, तथा शून्य यानी जीरो के निकटतम होने पर एकाधिकारी शक्ति क्या होती है? कम होती है। यानी इसका मतलब एक के निकटतम होगी तो शक्ति बढ़ेगी, और शून्य के निकटतम होगी तो शक्ति क्या होगी? घटेगी। ठीक है, कम होगी। इसका मतलब देखो, मैंने इसलिए पढ़ाया था, एल की जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर या जीरो से ज्यादा होगी, मगर एक से कम होगी। अगर एक के समीप आती है तो एकाधिकारी शक्ति आपकी बढ़ रही है। एक से अगर कम आती है, यानी मतलब जीरो के समीप आती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एकाधिकार शक्ति क्या हो रही है? कम हो रही है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वर्ड्स इधर उधर हो गए। ठीक है, लर्नर यानी एल का जो आंसर है, अगर वो एक के निकटतम आ रहा है तो एकाधिकारी शक्ति बढ़ रही है, यानी एक के निकटतम आते वक्त। और अगर शून्य के निकटतम आ रहा है, जीरो के निकटतम आ रहा है, तो समझ जाना एकाधिकारी शक्ति क्या हो रही है? कम हो रही है। क्लियर हो गया? अब तो क्लियर है। पॉइंट नंबर 2, मांग वक्र का अधिक लोचदार होना। यानी अगर आपका मांग वक्र अधिक लोचदार है तो समझ जाना एकाधिकारी शक्ति क्या होने वाली है? आपकी कम हो रही है। तो मांग वक्र का अधिक लोचदार होना एकाधिकारी शक्ति को कम कर देता है, जबकि मांग वक्र का कम लोचदार होना, यानी अगर वो लोचदार कम है तो एकाधिकारी शक्ति क्या हो जाएगी? यहाँ पे बढ़ जाएगी। क्लियर? 2 पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर एल की वैल्यू एक के समीप आ रही है, बिल्कुल निकटतम आ रही है, तो एकाधिकारी शक्ति बढ़ती है। एक से अगर कम, मतलब एक से तो कम ही होगी वैल्यू, मगर जीरो के अगर समीप आती है तो एकाधिकारी शक्ति क्या होती? कम होती है। यानी एक के बराबर, एक के आसपास आएगी तो समीप आएगी तो बढ़ेगी, और जीरो के समीप आएगी तो क्या होगी? कम होगी। दूसरा, अधिक लोचदार, अगर मांग वक्र अधिक लोचदार है तो एकाधिकारी शक्ति को कम कर देगा, और मांग वक्र अगर कम लोचदार है तो एकाधिकारी शक्ति को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। क्लियर? उसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, आप पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि हम आगे वाले कुछ क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत यानी पी और सीमांत लागत बराबर होती है। इसका मतलब पी बराबर एमसी होता है यहाँ पे। अब पी बराबर एमसी हो जाएगा तो एल की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। इसलिए यहाँ पे एकाधिकारी शक्ति क्या होती है? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। क्लियर है? अब ये 3 पॉइंट हमारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है, और यहीं पे आपका लर्नर वाला जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो खत्म हो जाता है। क्लियर हो गया? जो एकाधिकारी शक्ति वाला जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो जाता है इन्हीं 3 पे। ये 3 आपको अच्छे से याद रखने। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पी और एमसी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए एकाधिकारी शक्ति वहां पे जीरो होती है, क्योंकि पी में से एमसी घट रहा है ना, तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। एकाधिकारी शक्ति शून्य हो जाएगी। अगर एक के निकटतम आ रही है एल की वैल्यू तो एकाधिकारी शक्ति बढ़ेगी, जीरो के निकटतम आएगी तो एकाधिकारी शक्ति कम होगी। मांग वक्र अगर अधिक लोचदार है तो वो एकाधिकारी शक्ति को कम कर देगा, मांग वक्र अगर कम लोचदार है तो एकाधिकारी शक्ति को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। अब आता है प्राकृतिक एकाधिकार। प्राकृतिक एकाधिकार होता क्या है? तो यह सामान्यतः सार्वजनिक रूप से किस पे लगता है? आवश्यक वस्तुओं, यानी जो जरूरी जो वस्तुएं होती है उनकी स्थिति में विद्यमान होता है। तो उसने बोला यह सामान्यतः सार्वजनिक रूप से आवश्यक वस्तुओं की स्थिति में विद्यमान होता है, जैसे पानी, बिजली, इन टाइप की चीजों में देखने को मिलता है। क्लियर? इसके अंतर्गत प्लांट लगाने का की आरंभिक जो लागत होती है वो अधिक आती है। अब जैसे मान लो आपको कोई प्लांट लगाना है तो स्टार्टिंग में भाई तो बहुत ही लाखों करोड़ों का खर्चा आता है, तो स्टार्टिंग जो लागत आएगी वो ज्यादा आएगी। स्टार्टिंग में जो कॉस्ट आती है वो ज्यादा आती है, मगर बाद में यह लागत जो उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाती है? घटती चली जाती है। जैसे जैसे फिर उत्पादन बढ़ता जाएगा तो क्या होगी? लागत कम होती जाती है। वही चीज है, कोई भी बिजनेस अगर आप ओपन करते हो तो स्टार्टिंग में पैसा लगता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी कह रहा है कि पहले तो ये आवश्यक वस्तुओं के स्थिति में ही विद्यमान होता है। किसमें होता है? आवश्यक वस्तुओं की स्थिति में विद्यमान होता है, पहली बात। नंबर 2, जैसे पानी और बिजली। नंबर 3, इसने बोला इसके अंतर्गत प्लांट लगाने की जो स्टार्टिंग की जो कॉस्ट होगी वो ज्यादा होगी, और उसके बाद ये लागत धीरे धीरे उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ क्या होती है? कम हो जाती है। इसी कारण क्या होता है? जो एसी और एमसी वक्र है, यानी एसी यानी औसत लागत और सीमांत लागत का जो कर्व बनता है, ठीक है, का आकार ऊपर से नीचे की ओर देखने मिलेगा आपको, गिरता हुआ। ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ बनता है। इसका जो आकार बनता है वो कैसे बनेगा? ऊपर से नीचे की ओर आएगा और वो गिरता हुआ बनेगा, ऐसे सी टाइप के बनेंगे, ठीक है ना। और एमसी वक्र जो होगा वो एसी वक्र के क्या होगा? नीचे होगा। क्लियर हो गया? क्या बोला मैंने? कि ये पहले तो आवश्यक वस्तुओं की स्थिति में विद्यमान होता है। यानी एक प्राकृतिक एकाधिकार कब देखने को मिलेगा? आवश्यक वस्तुओं की स्थिति में देखने को मिलेगा, जैसे पानी, बिजली आदि।
नंबर 2 मैंने क्या बोला, इसमें स्टार्टिंग में जो प्लांट लगाने की जो लागत होती है वो ज्यादा आती है, बट उसके बाद धीरे धीरे उत्पादन बढ़ने के साथ साथ ये जो लागत होती है वो कम होती चली जाती है। क्लियर। नंबर 3 मैंने बोला, इसी कारण जो एसी और एमसी वक्र है ना, उसका आकार जो होगा वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ बनेगा, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ बनेगा, ठीक है ना। और एमसी वक्र जो होगा वो एसी वक्र के नीचे होता है, एमसी एसी वक्र के नीचे देखने को मिलता है। क्लियर, नोट डाउन करो, खत्म ही होने वाला, मैंने बताया भी आपको, ठीक है। अब इसका कर्व देखिए सामने, देखो कर्व बनाया कैसे गया है। सबसे पहले यहाँ पे मात्रा नहीं एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, जीरो हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। ये मात्रा है, ये कीमत है यानी पी, और मात्रा यानी क्यू हो गया। क्लियर। ये ए आर कर्व है, ये आपका एम आर है, ब्लैक वाला जो है, ठीक है। ये आपका ए सी है और ये आपका एम सी है। क्लियर हो गया। इस तरह से पहले ये कर्व बनाया गया है बिल्कुल, जहां पे एम सी जो कर्व है वो ए सी कर्व के नीचे है, ठीक है। इसके बाद आप चाहे तो उसमें क्या नाम है, थोड़ा सा ये नाम दे सकते हो, जैसे इसको मिला लेता हूं मैं, देखो, ठीक है। तो पहले इसको मिला लेते हैं एक, ठीक है ना। सपोज करो ये आपका Q1 हो गया, ठीक है। दूसरा मिलाते हैं, और इसको मिला लेते हैं, ठीक है। तो पहले वाला क्या हो गया हमारा, Q1 हो गया। दूसरा वाला हमारा क्या हो गया, Q2 कर लेते हैं, ठीक है। और तीसरा वाला इससे मिला लेते हैं यहां से, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। ये Q3 हो गया मान लो, इस तरह से, ठीक है। तो इसको भी ऐसे रख लो, पहले वाला P1, फिर P2, फिर P3, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक बना दिया। आप चाहे तो ये हरी डंडियां ना भी बनाओ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं वैसे, ठीक है। अभी आपको करना क्या है, आपको देखो बनाना है, सबसे पहले ए आर वक्र बनाना है, फिर उसके बाद एम आर बनाना है, देन ये ए सी है और ये आपका एम सी है, ठीक है। इतना ही बना लो, काफी है। मैं तो बोलूंगा ये चीज घिचड़ पिचड़ करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है। इतना बना लीजिए, काफी है। वैसे पूछता भी नहीं है क्वेश्चन, ठीक है ना। सिर्फ ए आर, एम आर, ए सी और एम सी। बात समझना, ए सी नीचे वाले को कट नहीं कर रहा, ए सी देखो ऊपर ऊपर से निकल रहा है ऐसे करके, और एम सी ये रहा, ठीक है ना। फटाक से नोट डाउन कर लो उसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब इसको देख लीजिए, अविश्वास का नियम यानी एंटी ट्रस्ट लॉ, ठीक है। ये इसको देख लीजिए फटाफट से, फिर ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। एंटी ट्रस्ट लॉ की अगर हम बात करें यानी अविश्वास का नियम, इसमें क्या बोला गया है, देखो पहले तो मैं हल्का सा बता देता हूँ कि ऊपर से देखो क्या होता है। अगर मान लो आप पूरी सारी जो ताकत है ना, अगर मैं आपके हाथ में दे दूं, मतलब जगह जगह जो फैली हुई जैसे सरकार है, सरकार होती है, पूरा का पूरा उनका जो लेखा जोखा जो भी करना, उनको काम धाम करना है, जितनी भी पावर्स होती है उनके पास, वो अगर एक ही बंदे को दे दूं तो क्या वो सही रहेगा? सोच के देखो, ठीक है। यानी अगर पूरा का पूरा हैंडल करने का काम सिर्फ एक सिंगल बंदे को दे दो और वो ही पूरे इंडिया को हैंडल करे, तो क्या ये सही रहेगा? नहीं रहेगा ना। इससे अच्छा है कि क्या थोड़ी थोड़ी पावर सबको बांट दो और हर जगह हर किसी को क्या कर दो, ऑथराइज कर दो। यानी हम अगर सीधी भाषा में बोलूं तो हर चीज को एक ही बंदे के हाथ में देना भी सही नहीं है, और हर चीज को बांट देना भी सही नहीं होता, ये तो पता ही है ना। तो ऐसे ही अगर मान लो एकाधिकार बाजार की अगर हम बात करें तो उसमें उसको क्या होता है, अपनी कीमत पर और जो पूर्ति पर पूरा नियंत्रण होता है। यानी एकाधिकार बाजार वाले में फर्म को अपनी कीमत पर और अपने जो पूर्ति पर पूरा नियंत्रण होता है, ठीक है। अब सोचो सारे बाजार अगर एकाधिकार हो जाते तब तो भाई साहब सबकी बैंड बजा देते वो अच्छे से। तो इस ये जो नियम था, ये पूरी तरह जो बेस है ना वो इसी चीज के ऊपर है कि जो एकाधिकार को कैसे रोका जाए, यानी लेके आए गए थे ताकि एकाधिकार को जो ना रोका जा सके और प्रतियोगिता ला सके। क्योंकि प्रतियोगिता आएगी तो फिर जैसे मान लो मैंने ये मार्कर बनाया मान लो 25 रुपए का, तो हो सकता है कोई बंदा इसको 20 का बनाएगा, कोई 30 का बनाएगा, कोई 18 का बनाएगा, कोई 15 का बनाएगा। तो जब प्रतियोगिता होती है ना तो कंपटीशन होता है, तो उससे क्या होता है कि ना गुड्स एंड सर्विस जो है कस्टमर्स को अच्छे दामों पर मिल जाता है और कस्टमर के साथ कोई लूटपाट नहीं होती, धोखाधड़ी नहीं होती बोलूं तो मैं, ठीक है ना। यानी कपट नहीं करते उसके साथ। बट अगर मान लो सिर्फ पूरे इंडिया में अगर मैं ही मार्कर बनाता हूँ और मान लो ये मार्कर बन सिर्फ 20 रुपए का, पर मैं बेच 50 रुपए में आ रहा हूँ, अब मैं अकेला बनाता हूँ कोई दूसरा बनाता नहीं, तो अगर मैं 50-50 रुपए में अगर उपभोक्ता को लूटना चाहूँ तो लूट सकता हूँ ना, बिल्कुल लूट सकता हूँ। तो एकाधिकार में यही होता है। एकाधिकार में क्या होता है, उसको अपनी कीमत पर तो पूरा नियंत्रण है ही, पूर्ति पर पूरा नियंत्रण है, तो जो मर्जी वो कीमत मांग सकता था वो। तो सरकार ने क्या करा, देखो ये लिखा हुआ है, यह नियम यूएस कांग्रेस ने प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए, यानी कंपटीशन लाना चाहती है वो, एकाधिकार को रोक करके कंपटीशन लाना चाहती थी। उसने बोला यह नियम यूएस कांग्रेस ने प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए तथा व्यापार के अंतर्गत जो अनुचित तरीकों का प्रयोग कर प्रतियोगिता को नियंत्रित करने जैसी गतिविधियां होती थी उसको
उचित प्रकार से संचालित करने के लिए किया। मतलब ये जो एंटी ट्रस्ट लॉ, अविश्वास का नियम इसलिए लाने की जरूरत पड़ी क्योंकि यूएस कांग्रेस ने सोचा कि यार ये एकाधिकार जो चल रहा है, हर कोई मोनोपोली रखने की कोशिश कर रहा है, तो इससे तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्यों ना प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जाए, यानी कॉम्पिटिशन लाया जाए, पहला ये। और जो व्यापार के अंदर जो अनुचित तरीके यूज हो रहे हैं, क्या यूज हो रहे हैं, अनुचित तरीके यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। अब लोग क्या कर रहे थे, अनुचित तरीकों का यूज करके प्रतियोगिता को नियंत्रित कर रहे थे, यानी कंपटीशन को नियंत्रित कर रहे थे ताकि कंपटीशन ना हो और मेरा बोलबाला हो जाए। जो अनुचित तरीकों से जो प्रतियोगिता को नियंत्रित करने जैसी गतिविधियां हो रही थी ना, उन सबको रोकने के लिए और उचित प्रकार से बाजार को चलाने के लिए ना इसको लाया गया था। ये समझ में आ गया, पहला पॉइंट। नंबर 2, देश का सर्वाधिक पुराना जो शेरमन नियम है, शेरमन एक्ट बोलते हैं इसे, अविश्वास का नियम, ठीक है, अविश्वास का नियम 1890 में पारित किया गया था। यानी सबसे पुराना जो शेरमन अविश्वास का नियम यानी जो हमारा एक्ट है, ये 1890 में पारित किया गया था। इसी कारण से क्यों लाए गए थे, 2 पॉइंट मैंने बताया आपको। पहला, यूएस कांग्रेस चाहती थी कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सके, कंपटीशन बढ़ाया जाए, और जो अनुचित तरीकों का यूज हो रहा है प्रतियोगिता को नियंत्रित करने जैसी गतिविधियां, उनको रोका जाए और उचित प्रकार से संचालित किया जा सके, मतलब ढंग से उनको क्रियान्वित कर सके। आगे इसने बोला देश का सर्वाधिक जो पुराना शेरमन नियम है, यानी शेरमन एक्ट है, अविश्वास का नियम, वो 1890 में पारित किया गया था। कब आया था, 1890 में पारित हुआ था, इसीलिए लेके आए थे इसको, ठीक है ना। इसके अंतर्गत देखो लिखा भी है मैंने, इसके अंतर्गत ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई गई, यानी ऐसी गतिविधियों को रोका गया जो एकाधिकार को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे, यानी जो एकाधिकार को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे और प्रतियोगिता को सीमित करने की बात कर रहे थे, यानी एकाधिकार को बढ़ावा देना और प्रतियोगिता को सीमित करने की बात कर रहे थे। ऐसी चीजों पे क्या लगाएगी, रोक लगाने की कोशिश की गई, ठीक है ना। तो इन पे रोक लगाएगी। तो अब जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना, प्लीज आप भी कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, जाता भी नहीं बट है तो थोड़ा बहुत, मैं जो भी अंडरलाइन करने से क्या हो जाएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा बोल क्या रहा हूं मैं, ठीक है ना। 3 पॉइंट हो गए। इसके बाद जब उनको देखा गया कि यार ये शेरमन अविश्वास का नियम है, ये तो भाई सक्षम नहीं हो पाया है, ठीक है, ये सक्षम नहीं हो पाया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इसके बाद एक क्लेटन एक्ट लेकर आए, द क्लेटन एक्ट 1914, यानी 1914 में एक और एक्ट लेकर आए, ठीक है। शेरमन तो भाई शेरमन को हटाया और उसकी जगह पे क्या लेकर आए, क्लेटन एक्ट लेकर आए, 1914 लाए गए, पारित किया उन्होंने, इंप्लीमेंट किया, क्योंकि अमेरिका में व्यावसायिक गतिविधियों में विश्वास टूट चुका था। यानी जो व्यावसायिक गतिविधियां, मतलब जो भी जो इंडस्ट्री यानी जो उत्पादन करते हैं ना सब कुछ, है तो व्यवसाय से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जो गतिविधियां हो रही थी उसमें विश्वास टूट चुका था। तथा कुछ कंपनियां कीमत व उत्पादन को, किसको, कीमत व उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए अन्य कंपनियों को, किसके साथ, अन्य कंपनियों को अपने व्यापार में सम्मिलित कर उन पर अपना अधिकार स्थापित करने लगी थी। यानी और जो बाकी लोग क्या कर रहे थे कि और कंपनियों को भी अपना पार्टनर बना रहे थे, अपने दोस्त बना रहे थे, और फिर क्या है, कीमत और उत्पादन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण एकाधिकारी शक्ति को बढ़ावा मिले, जिसके क्या एकाधिकारी शक्ति फिर दोबारा वापस से बढ़ने लग गई थी, ठीक है। तथा उपभोक्ताओं के जो हितों की, यानी जो इंटरेस्ट था, किसका इंटरेस्ट था, जो कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट था, उसकी हानि हो रही थी, बेचारों के साथ धोखाधड़ी होता, उनको महंगा माल मिल रहा था, ठीक है। तो अभी तक देखो 3-4 पॉइंट हमने पढ़ लिए, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने। ये नियम यूएस कांग्रेस ने प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए लाया था, ठीक है। नंबर 2, व्यापार के अंतर्गत जो अनुचित जो तरीके हो रहे थे, ठीक है, जिन अनुचित तरीकों का प्रयोग कर प्रतियोगिता को नियंत्रित करने जैसी गतिविधियां हो रही थी, उनको उचित प्रकार से संचालित करने के लिए इस नियम को लाया गया था। देश का सबसे सर्वाधिक पुराना जो शेरमन नियम था, शेरमन एक्ट था, ठीक है, वो अविश्वास का नियम 1890 में लाया गया था, पारित किया गया था, मतलब लागू किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था। इसके अंतर्गत ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई गई जो एकाधिकार को बढ़ावा देने तथा प्रतियोगिता को सीमित करने का प्रयास कर रही थी, यानी कंपटीशन को रोकने की कोशिश करी थी। इन सबको रोकने की कोशिश की गई इस एक्ट के अंदर कि हम भाई प्रतियोगिता बढ़ाएंगे, हम क्या एकाधिकार को बढ़ने नहीं देंगे, इस टाइप की चीजें बोली गई थी। मगर ये एक्ट जो है वो फेल हो गया, ठीक है ना। तो उन्होंने सोचा क्यों ना क्लेटन एक्ट लाए, फिर उन्होंने एक नया एक्ट बनाने की कोशिश की, उसमें सुधार किया और क्लेटन एक्ट लेकर आए, ठीक है, 1914 में पारित किया। क्योंकि अमेरिका में जो व्यावसायिक गतिविधियां, बिजनेस से रिलेटेड जो गतिविधियां हो रही थी, उसमें विश्वास टूट चुका था और कुछ कंपनियां क्या कीमत व उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए, यानी प्राइस और जो उसकी जो सप्लाई एंड ऑल थी, प्रोडक्शन था, उसको नियंत्रित करने के लिए अन्य कंपनियों के साथ मिलकर, क्या नाम है, मिलकर के धोखाधड़ी करने की सोच रही थी, मिलकर सम्मिलित कर अपना अधिकार स्थापित करने लगी थी। सम्मिलित मतलब मर्ज हो रही थी, मिक्स हो रही थी, दूसरी कंपनी के साथ मिक्स होकर के अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे दोनों मिलकर के, ठीक है ना। तो जिसके कारण एकाधिकारी शक्ति को बढ़ावा मिल रहा था तथा उपभोक्ता के हितों की क्या हो रही थी, हानि हो रही थी। यहां तक क्लियर। उपभोक्ताओं को हानि से बचाने के लिए, अब उपभोक्ताओं को हानि से बचाना था, और जो फर्मों का जो सम्मिलन और अधिग्रहण हो रहा था, यानी मर्जर एक्विजिशन, जो एक दूसरे के साथ मिल रहे थे,
एक दूसरे को कंपनी को खरीद करके अपने अंदर ही समा दे रहे थे। तो ऐसे मर्जर एक्विजिशन जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, इसको रोकने के लिए ही क्लेटन एक्ट बनाया गया कि कैसे ना कैसे करके भाई से ये रोकना पड़ेगा, ये जो मर्जर हो रहा है, यानी जो सम्मिलित हो रहे हैं, एक दूसरे में जुड़ जा रहे हैं, ए और बी कंपनी मिल करके सी कंपनी बन जा रही है, दोनों मिल करके एक नई कंपनी बना दे रहे हैं ना, ऐसा कुछ करने कुछ कर रहे हैं, या फिर एक्विजिशन कर रहे हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खा ले रहा, मतलब अपने मतलब खरीद लिया अपने अंदर और अपनी कंपनी बना ली उसे भी। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा था, एकाधिकार बढ़ रहा था, तो उसको रोकने की कोशिश करने के लिए एक ये क्लेटन एक्ट लाया गया और उपभोक्ताओं को हानि से बचाने के लिए। बेचारे उपभोक्ताओं के साथ क्या हो रही थी, धोखाधड़ी हो रही थी। उसके बाद इसने बोला संघीय व्यापार संघ कमीशन 1914, ठीक है, यानी एफटीसी एक्ट, जिसको हम फेडरल ट्रेड कमीशन एक्ट भी बोलते हैं, 1914 का गठन भी, इसको भी लाया गया था, साथ ही साथ इसको भी लाया गया ताकि जो अनुचित व्यापार गतिविधियां हो रही है, अनुचित व्यापार गतिविधियां उनको रोका जा सके। अनुचित व्यापार गतिविधियों को रोकने के लिए साथ क्लेटन के साथ साथ एफटीसी एक्ट 1914 को भी लाया गया, यानी फेडरल ट्रेड कमीशन एक्ट लाया गया, जिसका भी काम क्या था, अनुचित व्यापार गतिविधियों को रोकने तथा स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए किया गया, यानी कि किस तरह से अच्छा खासा प्रतियोगिता बढ़ाई जा सके, यानी प्रतियोगिता स्वस्थ मतलब बढ़िया प्रतियोगिता को बढ़ाने की कोशिश की गई, जिससे उपभोक्ता की भी रक्षा हो और राष्ट्र मतलब नेशन की भी रक्षा हो। ठीक है, तो उपभोक्ता और राष्ट्र की रक्षा कर सके, जिससे यह उपभोक्ता राष्ट्र की रक्षा कर सके, इसलिए इसको भी लेके आए साथ में कि भाई अब तो कुछ करो। ठीक है, मगर लिखा हुआ लेकिन अविश्वास का जो कानून था, ठीक है, प्रतियोगितापूर्ण बाजार को कपटपूर्ण प्रतियोगिता से बचाने में सक्षम नहीं हो पाया। इसने बोला अविश्वास का जो कानून लाए गए थे, जो शेरमैन एक्ट ये सब लाए थे, ठीक है, ये प्रतियोगितापूर्ण बाजार को कपटपूर्ण प्रतियोगिता से, यानी कपट मतलब धोखाधड़ी करने वाले प्रतियोगिता से बचाने में क्या है, सक्षम नहीं हो पाया था। क्योंकि अगर वही चीजें ना किसी को एक जगह से अगर रोक लो ना, तो वो दूसरा तरीका ढूंढता है कैसे करके मैं दोबारा वही काम करूं, मतलब अल्टरनेटिव वे ढूंढता। तो हमने जैसे शेरमैन एक्ट लेके आए, तो उन्होंने कुछ ऐसा वैसा ढूंढा जिससे और दिक्कतें हो गई थी, मर्ज हो गई, दो क्या नाम है कमीने एक साथ मिल गए, समझ लो इस कॉन्सेप्ट से, है ना, तो कमीनों की पावर बढ़ गई। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिला, जिससे क्या हुआ कि जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बनाने की कोशिश कर रहे थे हम, ठीक है, वो कपटपूर्ण प्रतियोगिता वो बन गई हमारी, क्या बन गई थी, कपटपूर्ण प्रतियोगिता बन गई थी। तो हम ये जो अविश्वास का नियम था, वो प्रतियोगितापूर्ण बाजार को कपट मतलब धोखाधड़ी वाला, तो कपटपूर्ण प्रतियोगिता से बचाने में सक्षम नहीं हो पाया था। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या ये जो अविश्वास का नियम क्या है, ये इसने अपना काम ढंग से किया था, आप बोलोगे नहीं कर पाया था। क्लियर था, लास्ट में मैंने लिख दिया ये लाइन, ठीक है ना। चलो अब ये 5 पार्ट्स बन गए, पहले चैप्टर में 5 पार्ट बनाए मैंने, ठीक है ना, और ये खत्म हो चुका है। अब मिलेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसमें देखते हैं कितने पार्ट बनेंगे, क्योंकि सारे चैप्टर बड़े से हैं, बट कोशिश रहेगी आसान से आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।